आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 81। सबकी अचंभे सी भरी निगाहों के बीच उस एविल कल्टीवेटर का शरीर स्टेज के फ्लोर पर गिरता है और उसके सीने में हुए एक तरबूज जितने मोटे छेद से खून बहने लगता है। सभी इस वक्त गहरे अचंभे में थे। वहीं वह एविल कल्टीवेटर अपनी बची हुई आखिरी सांसों में अपना हाल देखता है और उसकी आंखों में अनिच्छा साफ दिखाई देती है। वहीं जय स्टेज की दूसरी ओर अपनी उस काली लाठी के सहारे खड़ा होता है। इस वक्त वह उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं और उसके हाथों से खून गिर रहा होता है, लेकिन ये खून उसका नहीं बल्कि उस एविल कल्टीवेटर का था। उसके हाथ की वह काली लाठी खून से आधी लाल हो गई थी। इस वक्त वह किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर लोगों के मन में डर और झुकाव का भाव अपने आप आ जाता है। वहीं जब दामोदर साहब और जय के दादाजी दिग्विजय सिंह जय को इस तरह देखते हैं तो उनके सामने एक शख्स का चेहरा आता है जो अपने हाथ में भाला लिए इसी तरह खड़ा है। बस उसके आगे पीछे लाशों का ढेर है और वह किसी मौत के फरिश्ते की तरह लग रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि जय के पिता थे। इस वक्त दिग्विजय सिंह जय में उसके पिता की ही झलक देख पा रहा था। ये देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है और उनकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। वे मन ही मन कहते हैं, सूर्या तुम्हारा बेटा तुमसे भी आगे जाएगा। वह एक दिन इस दुनिया को अपनी ताकत का नमूना दिखाएगा। बस यहाँ से आगे वे कुछ सोचते नहीं लेकिन एक लंबी आन भरते हैं। वहीं दामोदर साहब उन्हें टेलीपैथी के द्वारा कहते हैं, आज जय को देखकर मुझे तुम्हारे सूर्य सिंह की याद आ गई। जब वो वापस आएगा और अपने बेटे को इस तरह ताकतवर बनता हुआ देखेगा तो उसके भाव क्या होंगे। जिस गति से जय अभी ताकतवर बन रहा है मुझे लगता है कि वह अपने पिता से ज़्यादा उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है और इसलिए वो 8 साल पहले यहाँ से चला गया। हमें जय को हर हाल में उनकी पहुँच से बाहर रखना होगा। दामोदर साहब की बात सुनकर जय के दादाजी उनकी तरफ देखते हैं और अपना सर हाँ में हिलाते हैं। वे अब बख्तावर जादौन की तरफ देखते हैं और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहते हैं, बख्तावर लगता है तुम सही से अपने योद्धाओं को तैयार करके नहीं लाए। यहाँ तो केवल जय ने जो सबसे कम लेवल पर है सबको हरा दिया। लगता है तुम्हारी फैमिली के योद्धाओं में वो दम नहीं है। ये सुनकर बख्तावर का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वह अपने गुस्से की वजह से ही दम तोड़ने वाला था। वह अपने आखिरी बचे योद्धा रवि जादौन की तरफ देखता है जो उसका नाती भी था। वह उसे देखता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है, रवि अभी स्पिरिट गैदरिंग के 9वें स्टार पर और वह इस योद्धा के लगभग जितना ही ताकतवर है। अगर मैं उसे वह चीज़ दे दूं और उसके साथ ही उसका मजबूत कवच भी उसकी मदद करेगा तो फिर शायद वह जय को हरा सकता है और शायद मार भी सकता है। वह ये सोचते हुए रवि की तरफ देखता है, लेकिन जब वह रवि को देखता है तो वह पाता है कि वह बुरी तरह डर चुका है। ये देखकर तो बख्तावर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वह लगभग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है, और अगर हाँ तो जय से पहले मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा डरपोक मेरा नाती नहीं हो सकता। ये सुनकर तो रवि की बोलती बंद हो जाती है। वह पहले से ही डर चुका था, लेकिन अपने दादाजी की धमकी सुनकर तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। तभी उसके दादाजी उसके पास आकर उसके कान में उसे सब कुछ समझाते हैं। वे उससे कहते हैं, पिछले 2 मुकाबलों में जय ने अपनी लगभग सारी एनर्जी खो दी होगी और उस आखिरी हमले से उसकी एनर्जी लगभग पूरी ही खत्म हो गई होगी। इसके साथ ये पिल ले लो। जब तुम्हें लगे वह तुम पर भारी पड़ रहा है तो इसे खा लेना, जिससे तुम कुछ समय के लिए लगभग धर्म रैंक जितनी ताकत पा लोगे। इसके साथ ही तुम्हारे पास ये ताकतवर कवच भी हैं। ये कहते हुए वे रवि को अपनी सारी बात समझाते हैं। रवि में भी अपने दादाजी की सारी बातें सुनकर हिम्मत आती है और वह लड़ने के लिए स्टेज पर जाने लगता है। वहीं उसने अपने दादाजी द्वारा दी हुई उस पिल को भी चुपके से अपनी सर की बाह में छुपा लिया था। वह एक लाला रंग की पिल थी जिस पावर बूस्टिंग पिल कहते हैं। यह एक रैंक 2 की हाई लेवल की पिल है जो किसी भी योद्धा को कुछ समय के लिए उसके लेवल से ज़्यादा की ताकत दे देती है, लेकिन बाद में वह योद्धा कुछ समय के लिए बहुत ही कमज़ोर स्थिति में चला जाता है। इस वक्त दामोदर साहब रवि से पहले स्टेज पर आते हैं और वे जय से पूछते हैं, क्या तुम अब थोड़ा आराम करना चाहोगे। जय दामोदर साहब की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही रवि की आवाज़ आती है, क्यों क्या हुआ जय, बस इतने में ही तुम्हारा काम हो गया। अगर तुम में आगे लड़ने की हिम्मत नहीं तो जाओ, जाकर अपने घर में कहीं छुप जाओ। ये साफ जाहिर था कि यह शब्द जय को भड़काने के लिए कहे गए हैं। जब सारे दर्शक ये सुनते हैं तो वे कहने लगते हैं, ये रवि जादौन कितना बेशर्म है, खुद तो पहला मुकाबला लड़ रहा है जबकि यंग मास्टर जय पिछले 2 मुकाबले लड़ चुके हैं, फिर भी कैसे कह रहा है। सच में इस दुनिया में बेशर्म लोगों की कमी नहीं है। इस तरह के लोगों को अपना सर दीवार में मारकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। दूसरा आदमी कहता है, वो सब छोड़ो, तुम लोगों ने देखा उस पहले वाले योद्धा को यंग मास्टर ने कितने शानदार तरीके से हराया। वे बिल्कुल किसी कहानी के नायक की तरह लग रहे थे, कितने हैंडसम। और यह रवि जादौन कह तो ऐसे रहा है मानो पिछले 15 मिनट से यही लड़ रहा हो और अब रवि आकर इसे चैलेंज दे रहा हो। एक लड़की कहती है, इस मुकाबले में रवि जीत भी गया तो वह सबसे बेशर्म इंसान कहलाएगा। एक और आदमी कहता है। इस वक्त विवेक और जानवी स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, जय तुम्हें अपने आप पर ज़्यादा दबाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ आराम करो, इसे हम संभाल लेंगे। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में।
एपिसोड 82। जब दामोदर साहब जय को आराम करने के लिए पूछते हैं तो रवि जादौन जय को जाने से रोकने के लिए उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वह स्टेज पर आते हुए जय से कहता है, अगर तुम में अब लड़ने की हिम्मत नहीं तो तुम अपनी सिंह फैमिली में जाकर छुप सकते हो। ये सुनकर जय तो गुस्सा नहीं होता, लेकिन सारी जनता बहुत ही भड़क जाती है। उन लोगों ने अभी के मुकाबले देखे थे कि किस तरह जय ने बहादुरी से दोनों मुकाबले लड़े थे। उसने अपने से ज्यादा कल्टीवेशन वाले योद्धाओं को भी हरा दिया। वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये होता कौन है? यंग मास्टर जय को इस तरह कहने वाला अगर इतनी ही हिम्मत थी तो सबसे पहले फाइट के लिए आता। एक आदमी कहता है जो लगभग जय का फैन बन चुका था, और नहीं तो क्या खुद तो सबसे पहले जाकर छुप जाओ और बाद में शेर बनकर बाहर निकलो जब दुश्मन थक जाए और थके हुए दुश्मन पर ताकत आजमाओ। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि अगर यंग मास्टर जय कर सके तो इसे भी उसी तरह मार दें। एक लड़की कहती है। इसी तरह की बातें लोगों के बीच बढ़ने लगती हैं और बख्तावर के कानों में भी पड़ती है। ये सुनकर बख्तावर अपनी एनर्जी चारों ओर रिलीज कर देता है। इस खतरनाक एनर्जी को महसूस कर सभी लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जय के दादाजी हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, अरे वाह बख्तावर, तुम तो बहुत ही बेशर्म हो गए हो। अब तुमसे अपने और अपने लोगों की सच्चाई भी नहीं सुनी जा रही और सबका मुंह बंद कराने पर तुले हो। जय के दादाजी का ताना सुनकर सभी लोग जो अभी उस एनर्जी को महसूस कर चुप हो गए थे वे भी बख्तावर पर मन ही मन हंसने लगते हैं। इस वक्त स्टेज पर दामोदर साहब गुस्से में रवि की तरफ देखते हैं। उन्हें इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ पाकर रवि की अचानक सांसें अटक जाती है और वह जाम हो जाता है। लेकिन जब वह थोड़ी देर सोचता है तो उसका डर गायब हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उसके दादाजी भी यहीं पर थे। इसलिए वह सोचता है कि दामोदर साहब उसका कुछ नहीं कर सकते। वहीं दादाजी का ताना सुनकर बख्तावर गुस्से में तमतमा रहा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि इस वक्त सभी के कानों में जय की चौंकाने वाली आवाज़ पड़ती है। वह कहता है, अगर तुम्हारी इस मोटी चमड़ी को पिटने का इतना ही शौक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर रवि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, ये हुई ना मर्द जैसी बात। ये सुनकर जय थोड़ी देर तक हंसता है और फिर कहता है, एक आदमी जो खुद किसी से लड़ने के लिए तबाह रहा है जब वह उसकी सबसे कमजोर स्थिति में है, फिर मर्द होने की बात भी कह रहा है। मुझे लगता है कि नामर्दी के मामले में सबसे पहला इनाम तो तुम्हें ही मिलना चाहिए। जय के इस ताने को सुनकर तो रवि के जख्म पर तो जैसे नमक ही लग गया हो। वह गुस्से में तमतमा जाता है, लेकिन जय उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दामोदर साहब से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि मेरी लिमिट कहाँ पर है। मैं वह काम बिल्कुल नहीं करूँगा जो मेरी क्षमता से बाहर हो। दामोदर साहब भी उसकी बात सुनकर न चाहते हुए अपना सर हाँ में हिला देते हैं। इस सब के बाद वे स्टेज से नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर वे बख्तावर की तरफ एक भूखे शेर की तरह देखते हैं। लेकिन इस सब के विपरीत जय के दादाजी बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे थे। उन्हें देखकर दामोदर साहब उससे कहते हैं, तुम्हें अपने नाती की कोई चिंता नहीं है। दामोदर की बात सुनकर जय के दादाजी कहते हैं, तुम चिंता मत करो दामोदर, मैं जय को अच्छी तरह जानता हूँ, वह वे काम बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेता जो वह नहीं कर सकता। दिग्विजय सिंह की बात सुनकर दामोदर साहब अपने हाथ अपने सर में मारते हैं और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। वहीं इस वक्त स्टेज पर जय और रवि एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। रवि कहता है, अगर तुम अब भी मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, सोच लो बाद में कहीं देर न हो जाए। जय उसकी बात को अनसुना कर अपने आसपास देखने लगता है और फिर विवेक और जानवी से कहता है, विवेक जानवी, तुम लोगों किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है क्या? ये सुनकर विवेक, जानवी और जय के दादाजी हंसने लगते हैं। वहीं दामोदर के चेहरे पर भी हल्की हंसी आ जाती है। सभी को उस पर हंसता हुआ देखकर रवि का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह खून की उल्टी ही करने वाला था। वह चिल्लाते हुए कहता है, जय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहने के साथ ही वह अपनी पूरी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी स्टोरेज रिंग से एक तलवार निकालता है जो एक दूसरे ग्रेड की हाई लेवल की तलवार थी। अक्सर इस तरह के हथियार केवल इन फैमिलीज के हेड के पास ही होते थे। जय उस तलवार को देखकर हैरान तो होता है, लेकिन फिर एक तीखी मुस्कान से कहता है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मर्द का नाम उठाया था ना, लेकिन मैं तो कोई ऐसा मर्द नहीं जानता जो अपने से छोटे योद्धा से लड़ने के लिए इतने हाई लेवल के हथियार लेकर आता है, और यहाँ तक उस योद्धा का लेवल भी सामने वाले से ज़्यादा। ये सुनकर रवि हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारा परिवार गरीब है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर तुम्हें किसने कहा था कि तुम इस तरह लड़ने के लिए आओ? इस वक्त जय भी रवि की बेवकूफ़ी पर हंसता है। उसके सामने खड़ा गधा ये सोचता है कि एक उच्च कोटि का हथियार योद्धा को ताकतवर बनाता है। वह उससे कहता है, मेरी छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो, अगर तुम इस फाइट में मारे गए तो तुम्हारी फैमिली जरूर गरीब हो जाएगी। ये सुनकर रवि जय को बेवकूफ़ समझने लगता है। उसके सामने खड़े योद्धा ने अभी अभी 2 मुकाबले लड़े हैं जिनमें उसकी लगभग 70% एनर्जी चली गई होगी, लेकिन फिर भी उसमें इतना भरोसा कहाँ से आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 83। जय और रवि इस वक्त एक दूसरे के सामने स्टेज के दोनों ओर खड़े थे। रवि का चेहरा गुस्से से लाल था, वहीं पर जय बहुत ही शांत खड़ा था।
रवि ने आज न सिर्फ दामोदर साहब से बुरी सजा पाई थी, वहीं उसे आज सारे दर्शकों ने भी बुरा भला कहा है। वे चाहे उसके चेहरे पर उससे कुछ भी न कहें, लेकिन जय की वजह से उसकी छाप उन लोगों के मन में एक कायकी बन चुकी थी। इस वजह से वह बहुत ही गुस्से में था और वह जय पर अपना सारा गुस्सा निकालना चाहता था। वह समझ रहा है कि जय अब तक बुरी तरह थक चुका होगा और उसकी एनर्जी भी बहुत ही कम बची होगी, इसलिए इस वक्त जय को निशाना बनाना उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन वह जरा सी लापरवाही भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने जय को लड़ते हुए देखा था, उसकी ताकत उसने अपनी आंखों से देखी थी। वह अपनी पूरी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर जाह्नवी और विवेक बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पहले उन्हें रवि के असली कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब वे रवि की इस एनर्जी को महसूस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह स्पिरिट गैदरिंग के 9वें स्टार पर है और धर्म रैंक से केवल आधा कदम दूर है। ये देखकर वे दोनों परेशान हो जाते हैं। रवि पहले वाले योद्धा से भी ताकतवर लग रहा था। वे दादाजी की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाले होते हैं कि दादाजी उनके मन की बात समझते हुए उनसे कहते हैं, तुम दोनों चिंता मत करो, जय को कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त तक जय के दादाजी भी जय से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे थे, वे हर वक्त उसे बचाने के लिए तैयार थे। कुछ ऐसा ही दामोदर साहब के साथ भी था। वहीं स्टेज पर जय बिल्कुल शांत खड़ा था, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह कोई योद्धा है। वह किसी आम आदमी की तरह लग रहा था। उसके चारों ओर एनर्जी की एक भी फ्लक्चुएशन नहीं थी। ये देखकर रवि समझता है कि जय के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, लेकिन फिर भी वह लापरवाही न देते हुए अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दी माउंटेन क्रशिंग फिस्ट, इस आवाज के साथ वह अपने मुंह से जय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये तकनीक जादौन फैमिली की एक 3 रैंक की मध्यम ग्रेड की तकनीक थी। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रवि ने सीधा इस हमले का उपयोग किया है, लेकिन इसके साथ ही उनके मन में रवि के लिए घृणा और भी बढ़ जाती है और वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। इसे क्या लगता है कि अगर आज ये यंग मास्टर जय को हरा देता है तो ये बहुत बड़ा योद्धा बन जाएगा, और नहीं तो क्या किसी थके हुए शेर को कोई भी हरा दे। अगर इतनी ही दम थी तो यंग मास्टर को थोड़ा आराम करने देते। इसी तरह की बातें सभी दर्शकों के बीच होने लगती हैं, लेकिन रवि ये सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसके दादाजी ने उसे हमेशा से सिखाया था कि इस दुनिया में कुछ भी जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे उसके लिए तुम्हें कितना ही नीचे गिरना क्यों ना पड़े। वह जय को अपनी जगह से न हिलते हुए देखकर एक शैतानी मुस्कान देता है और अपनी ताकत को और भी बढ़ा देता है, जिससे जय के जिंदा रहने के मौके बिल्कुल शून्य बचे। जब उसका हमला जय को छूने ही वाला होता है तभी जय पैरों में थोड़ी हलचल होती है और रवि का हमला जोर से किसी चीज़ को लगता है और एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। इस धमाके से बहुत सी धूल उड़ती है और चारों ओर एनर्जी की एक लहर फैल जाती है। सभी लोग अभी तक मान चुके थे कि जय अब मर चुका होगा। वहीं जाह्नवी और विवेक दोनों बहुत ही परेशान हो रहे थे। वे दादाजी की तरफ देखते हैं कि उन्होंने जय को बचाया क्यों नहीं। इस वक्त दादाजी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तभी उनका ध्यान जाह्नवी और विवेक की निगाहों पर जाता है जो उन्हें ही देख रही थी। वे कहते हैं, तुम परेशान मत हो, जय ठीक है। ये कहकर वे दामोदर साहब की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि उनका भी हाल कुछ उनकी तरह ही था। वे भी बहुत ही हैरानी से स्टेज की तरफ देख रहे थे। इन्हीं सब के बीच धीरे धीरे स्टेज से धूल हटना शुरू होती है और 2 आकृतियां सामने आती हैं, जिनमें से एक ने दूसरे के सीने के आर पार एक तलवार जैसी चीज कर दी थी। जब वह धूल पूरी तरह साफ होती है तो सभी अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब हम कुछ समय पहले का दृश्य देखते हैं। जब रवि का हमला जय को लगने ही वाला था तभी जय अपनी आंखों को खोलता है और तुरंत अपनी जगह से गायब होता है। वह हवा की तरह रवि के पीछे आता है और अपनी लाठी उसके सीने के आर पार कर देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि रवि के हमले के जमीन पर पहुंचने से पहले ही जय की लाठी उसके सीने के आर पार हो जाती है। दरअसल जब जय की आंखें बंद तो वह एक अलग तरह की स्थिति में चला गया था। उस स्थिति में वह वायु की बहुत सी प्रक्रियाओं और शक्तियों को समझ रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो जय ने वायु के नियम लॉ ऑफ विंड के पहले चरण को पार कर लिया है, जिस वजह से उसकी गति एक अलग ही लेवल तक बढ़ गई थी। यही चीज़ देखकर जय के दादाजी और दामोदर साहब बहुत ही हैरान हो गए थे, क्योंकि जय ने एक ही दिन में 2 नियमों को समझ लिए था और वह उनका उपयोग भी कर पा रहा था। इस वक्त रवि स्टेज पर अपने सीने के पास कुछ महसूस करता है। जब वह वहां देखता है तो पाता है कि एक लाठी उसके सीने के आर पार हो चुकी है। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी के भाव थे। वह पीछे मुड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और इसी के साथ वह मारा जाता है। वह उस पिल का इस्तेमाल भी नहीं कर सका था जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। जय अपनी लाठी उसके सीने से बाहर निकालता है और स्टेज से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ जाता है। अभी तक सभी लोग अपने सामने हुई चीज़ को समझने की कोशिश ही कर रहे थे। जब रवि के पिता अनुकूल जादौन अपने बेटे को स्टेज पर मरा हुआ देखते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वे तुरंत गुस्से में जय पर हमला कर देते हैं। जय का ये हमला भले ही बहुत आसान लग रहा था लेकिन इसमें उसकी लगभग पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वह चलते हुए अपने ऊपर होने वाले इस हमले को महसूस करता है लेकिन उसमें अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी।
उसके सामने की दुनिया अब घूमना शुरू कर देती है और आखिर में वह बस एक आदमी को अपने सामने खड़ा पाता है और बेहोश हो जाता है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 84। अभी तक हमने पढ़ा कि जय रवि को मारकर स्टेज से नीचे जा रहा होता है, तभी बख्तावर जादौन उस पर हमला कर देता है, जिससे जय नहीं बच सकता था क्योंकि वह अपनी लगभग सारी एनर्जी पिछली 3 फाइट्स में खत्म कर चुका था और बख्तावर जादौन उससे कहीं अधिक ताकतवर योद्धा था। वह बेहोश हो जाता है और बेहोश होने से पहले वह केवल एक व्यक्ति की आकृति को देखता है जो उसके सामने आकर उस हमले को रोक लेती है। इसके बाद उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन दामोदर साहब उसे संभाल लेते हैं। अब हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने उस हमले को रोका था। वह कोई और नहीं बल्कि जय के दादाजी थे, जो इस वक्त गुस्से से बख्तावर जादौन को घूर रहे थे। वे कहते हैं, बख्तावर मैं समझता था कि तुम बस एक गुस्सैल योद्धा हो जो अपना मार्ग भटक गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म भी होगे जो एक बच्चे पर हमला करोगे। दिग्विजय सिंह की बात सुनकर बख्तावर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, दिग्विजय तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई महान योद्धा हो जो किसी से भी नहीं हार सकता? हाँ, मैंने तुम्हारे पोते पर हमला किया तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बख्तावर की यह बात सुनकर जय के दादाजी के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है, जो मुस्कान लग भी रही थी और नहीं भी। उनका किलिंग इंटेक चारों ओर फैलने लगता है और आसपास के लोगों को प्रभावित करने लगता है। इस वक्त दादाजी दामोदर साहब से कहते हैं, दामोदर सभी को यहाँ से लेकर जाओ और इस जगह पर एक शील्ड बना दो। आज के बाद इस सिटी में जादौन फैमिली नाम की कोई फैमिली नहीं रहेगी। इस वक्त होलकर नीलामी घर भी दादाजी के इस किलिंग इंटेक को देखकर समझ गया था कि बात अब बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। वे चुपचाप पीछे हट जाते हैं। रीना होलकर और बाकी सभी फैमिली के हेड दामोदर साहब के पीछे हो जाते हैं। इस वक्त जय के दादाजी दिग्विजय सिंह अपने दोनों हाथ अपनी पीठ पर लगाकर खड़े थे, मानो कोई शासक अपनी प्रजा को देख रहा है, लेकिन ये प्रजा कोई निर्दोष प्रजा नहीं बल्कि मुजरिम हो और वह शासक उन्हें सजा देने वाला हो। बख्तावर जादौन भी उस किलिंग इंटेक को महसूस कर 2 पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर उसकी पुरानी मुस्कान उसके चेहरे पर वापस आ जाती है। वह हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते हो? मुझे नहीं पता था दिग्विजय, उम्र के साथ तुम्हारी बुद्धि भी कमजोर होती जा रही है। ये कहकर वह जोर जोर से हंसता है और फिर कहता है, मैंने आज कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया है, उम्मीद है वो तुम्हें पसंद आएंगे। ये कहकर वह अपने पीछे देखने लगता है। जब सभी लोग उस दिशा में देखते हैं तो वे पाते हैं कि कुछ दूरी से काले कपड़े पहने हुए लोग उड़ते हुए आ रहे हैं। वे बड़ी तेजी से उसी तरफ आ रहे हैं। जय के दादाजी भी उसी तरफ देखते हैं और एक ही बार में पहचान जाते हैं कि उनमें से ज्यादातर योद्धा शक्ति रैंक हैं और 2 योद्धा महाशक्ति रैंक के हैं। वहीं एक योद्धा बख्तावर सिंह के जितना ताकतवर है। इस वक्त जय विवेक और जानवी के पास में था और वे दोनों उसे एनर्जी दे रहे थे। कुछ ही देर में जय अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने का नज़ारा देखता है। वह देखता है कि सामने स्टेज पर दादाजी खड़े हुए हैं और उनके सामने जादौन फैमिली और काले दल के योद्धा हैं। जय इस दृश्य को देखकर थोड़ा परेशान होता है, लेकिन तभी दामोदर साहब उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये लोग तुम्हारे दादाजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जय दामोदर साहब की इस बात पर थोड़ा हैरान होता है और उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले जय अपनी बात पूरी करता दामोदर साहब कहते हैं, तुम बच्चों का बहुत हो गया, अब तुम लोग केवल यहाँ से देखो कि तुम लोगों को अभी कितना लंबा सफर तय करना है। दामोदर साहब की बात सुनकर जानवी और विवेक भी थोड़ी उत्साहित होते हैं। उनकी नज़रों में दादाजी एक कभी ना हारने वाले इंसान थे। वे अपनी मुट्ठी भींचकर उस दिशा में देखने लगते हैं। वहीं जय भी अपनी सारी परेशानी छोड़कर उस दिशा में देखने लगता है। इस वक्त दादाजी के सामने करीब 30 शक्ति रैंक के, 50 धर्म रैंक के और 4 महाशक्ति रैंक के योद्धा थे। जय के दादाजी उन सभी को ध्यान से देखते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वहीं काले दल के योद्धा भी नीचे आ जाते हैं और वे 3 योद्धा जो महाशक्ति रैंक पर थे बख्तावर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक योद्धा आगे आता है और कहता है, जैसा कि मैंने सुना था कि सिंह फैमिली के हेड बहुत ही गर्म खून के इंसान हैं। क्या आप अकेले ही हम सब से लड़ना चाहते हैं? उस काले मुखौटे वाले व्यक्ति की बात सुनकर जय के दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहते हैं, मुझे तुम बच्चों के साथ समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए तुम लोग अब अपने मौत को स्वीकार कर सकते हो। ये कहकर वे अपना हाथ हिलाते हैं जो अभी तक उनके पीठ के पीछे लगा हुआ था। उस हाथ के उठते ही सामने वाले योद्धा एक खतरनाक प्रेशर का अनुभव करने लगते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वे ये सोच रहे होते हैं कि दिग्विजय सिंह इतने कितने ताकतवर हैं कि उन्होंने केवल अपने एक हाथ की ताकत से सभी लोगों को घुटनों पर ला दिया और महाशक्ति रैंक के योद्धा घुटन में दिख रहे हैं। जी हाँ, सभी शक्ति रैंक के योद्धा घुटनों पर आ गए और धर्म रैंक के योद्धा खून की उल्टी कर बेहोश हो गए। जय भी ये दृश्य देखकर दंग रह गया। उसे पता था कि उसके दादाजी अपनी ताकत को छुपा रहे हैं क्योंकि उसने उनका इलाज किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे असल में कितने ताकतवर हैं।
इस वक्त बख्तावर हंसता है और कहता है, दिग्विजय तुम्हें क्या लगता है कि लोग बाहर वालों की वजह से हारते हैं, तुम भी अपने घर के भेदी की वजह से हारोगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह जय के दादाजी के एनर्जी प्रेशर की वजह से दिख नहीं रही होती। वहीं जय के दादाजी भी उसकी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसन यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 85। अभी तक हमने पढ़ा कि जादौन फैमिली के साथ काले दल के लोग भी मार्शल आर्ट्स स्टेज और सिटी मार्शल आर्ट्स कंपटीशन वाली जगह पर आ गए थे। इस बार पूरा काला दल इस लड़ाई में भाग लेने आया था। काले दल का मालिक महाशक्ति रैंक के 9वें सितारे पर है, वहीं उसकी ताकत जादौन फैमिली के बख्तावर जादौन जितनी है। वह वहां पर पहुंचते ही कहता है, जैसा कि मैंने सुना था सिंह फैमिली अपने नाम के अनुसार बहुत ही बहादुर है, अभी भी तुम्हारी आंखों में कोई भी डर नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी जय के दादाजी कहते हैं, मेरी बहादुरी को छोड़ो, लेकिन तुम लोगों ने जादौन फैमिली के साथ हाथ मिलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वैसे तो मैं तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता था, लेकिन तुम दोनों की मिली भगत ने जय को नुकसान पहुंचा दिया है, और जय की जान की कीमत तुम जैसे लोगों की जान से कहीं ज्यादा है। ये कहने के साथ ही वे अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। उस एनर्जी की वजह से दूर खड़े फैमिली हेड की भी दम घुट रही थी। वहीं काले दल और जादौन फैमिली के सभी लोग बहुत ही दबाव में लग रहे हैं। उनमें से कई धर्म रैंक के योद्धा तो खून की उल्टी करने लगते हैं। इस वक्त उन सब के चेहरे लाल हो गए थे और उनके चेहरे पर मौत के भाव साफ दिख रहे थे। वहीं बख्तावर और काले दल के मुखिया की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। भले ही वे महाशक्ति रैंक के पीक पर पहुंच चुके योद्धा थे, लेकिन इस एनर्जी के सामने उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इस वक्त बख्तावर एक इशारा करता है और फिर दिग्विजय से कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ताकतवर निकलोगे दिग्विजय, लेकिन मैं तुम्हें नजरअंदाज करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी के साथ उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, तुमने अपनी फैमिली को सही से नहीं संभाला दिग्विजय। बख्तावर यह सब कह रहा होता है, तब सभी लोगों का ध्यान अचानक से उन सब से हटकर स्टेज से थोड़ी ही दूर पर खड़े एक व्यक्ति पर जाता है। वह आदमी अपने हाथों से एक मुद्रा बनाता है और फिर एक काले रंग की रोशनी उसके हाथों से निकलकर जय के दादाजी दिग्विजय सिंह की तरफ बढ़ जाती है, जो बिजली से भी अधिक तेज गति से जाती है। जय, जानवी, विवेक और सिंह फैमिली के बाकी सभी लोग ये देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। ये हमला जय के चाचा राजवीर ने किया था। सभी लोग इस वक्त राजवीर सिंह को घृणा भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। वहीं जैसे ही वह रोशनी दादाजी को लगती है, उनकी सारी एनर्जी अचानक से कहीं पर गायब हो जाती है और वे जोर की खांसी भरते हैं। इस वक्त उनके होठों की किनारी से खून भी बहता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर बख्तावर और भी जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, शाबाश राजवीर, तुम अब ये चीज़ ले सकते हो और हमारा एग्रीमेंट पूरा हुआ। आज से तुम सिंह फैमिली के हेड और इस मिंग सिटी पर केवल हमारा ही राज होगा। ये कहकर वह एक बॉक्स राजवीर की तरफ फेंक देता है। राजवीर उस बॉक्स को पकड़ लेता है और कहता है, फैमिली हेड मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपको तो पता ही है कि इस दुनिया में ताकत कितनी ज़रूरी है। आपने तो कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं महाशक्ति रैंक के 8 स्टार पर पहुंच चुका हूं और मुझे ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सिंह फैमिली का नाम डूबने नहीं दूंगा और मिंग सिटी की सभी फैमिलीज को अपने कब्जे में करूंगा। आगे इस सिटी पर केवल मेरी ही राज होगा। राजवीर का कल्टीवेशन लेवल सुनकर सभी फैमिलीज के हेड दंग रह जाते हैं। सिंह फैमिली में शुरुआत से ही बहुत से टैलेंटेड कल्टीवेटर पैदा होते रहे हैं। इस वक्त भी उन्हें एक आश्चर्य देखने को मिला है। जय के पिताजी मिंग सिटी के सबसे खतरनाक योद्धाओं में शामिल थे। वे उस समय के सभी फैमिली हेड को एक साथ हरा चुके थे, लेकिन जब से वे गायब हुए तब से सिंह फैमिली ने भी अपना टैलेंट दिखाना लगभग बंद सा कर दिया था। लेकिन आज सभी लोग आसानी से देख पा रहे थे कि सिंह फैमिली सच में मॉन्स्टर्स जीनियस से भरी हुई है। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। इस वक्त दादाजी इन लोगों को बड़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। इन सब की बात सुनने के बाद उनके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आती है और वे कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम इस परिस्थिति में धोखा दोगे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये लोग अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे? ये सुनकर राजवीर दिग्विजय सिंह की तरफ देखकर हंसता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, फैमिली हेड आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने पहले ही इनके साथ 100 कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है और हम सब केवल अपने अपने मकसद के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इसमें कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। राजवीर की बात पर दिग्विजय सिंह की मुस्कान तीखी नहीं रहती और वह एकदम चौड़ी मुस्कान में बदल जाती है। वह कहते हैं, तो ऐसी बात है, तभी मैं सोचूं कि तुम धोखेबाजों को गिरोह एक दूसरे पर भरोसा कैसे कर रहा है। इस वक्त बख्तावर कहता है, तुम इस वक्त भी इस सब के बारे में सोच रहे हो। इस वक्त तुम ये सोचो कि तुम अपने लोगों को और अपने आप को कैसे बचाओगे। और जय की जान तो मैं तड़पा तड़पा कर लेने वाला हूँ। अभी तुमने ही तो कहा था कि उसकी जान की कीमत हमारी जान से कहीं ज्यादा। ये कहकर वह राक्षस की तरह हंसने लगता है। लेकिन इस वक्त एक और इंसान के हंसने की आवाज़ आती है और आश्चर्यचकित रूप से वह जय के दादाजी थे।
उन्हें हंसता हुआ देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। काले दल का सरदार जय के दादाजी को इस तरह हंसते हुए देखकर कहता है, अरे सिंह फैमिली के हेड, लगता है निराशा के कारण ये पागल हो गया है। लेकिन इस वक्त बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और उन सब पर फिर से प्रेशर गिरने लगता है। इस प्रेशर को महसूस कर सभी योद्धा, चाहे वो काले दल के हों या जादौन फैमिली, हैरान रह जाते हैं। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।